बीरबल और 4 अंधों का सच। आगरा का राज दरबार। सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों से टकराकर जैसे साज बजा रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की भीड़ में हलचल थी। लेकिन आज दरबार में कुछ खास था। 4 अंधों की एक टोली, जिन्हें नगर के कोतवाल ने पकड़ कर लाया था और आरोप लगाया गया था कि इन्होंने राजकीय मंदिर में चोरी करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही दरबार गूंज उठा। कैसे 4 अंधे मंदिर में चोरी कर सकते हैं? क्या ये वाकई अंधे हैं या अंधे होने का नाटक कर रहे हैं? सम्राट अकबर ने बीरबल की ओर देखा और यहीं से शुरू होती है इस चटपटी, रहस्यमयी और हंसी मजाक से भरपूर कहानी, बीरबल और 4 अंधों का सच। रात के अंधेरे में शहर के सबसे पुराने मंदिर में किसी ने चुपचाप कदम रखा था। मंदिर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ था और शिवलिंग के पास रखी चांदी की घंटियां गायब थी। लेकिन चोरों ने कोई निशान नहीं छोड़ा। केवल एक बात रह गई, पास में पड़ी एक लकड़ी की लाठी और किसी के हाथों से गिरी एक माला। सुबह को जब पुजारी ने देखा तो रोते हुए राजमहल पहुंचा। पुजारी, महाराज, मंदिर अपवित्र हो गया। कोई दुष्ट भीतर घुसा और चांदी की घंटियां चुरा ले गया। जांच हुई और जल्द ही शहर में भीख मांगने वाले 4 अंधों को हिरासत में लिया गया। ये चारों उस रात मंदिर के पास ही पाए गए थे। उनके पास से कोई घंटी नहीं मिली, लेकिन कोतवाल को शक था। चारों अंधों को दरबार में लाया गया। उनके नाम थे: 1 भूला, जो हमेशा कुछ न कुछ भूल जाता था। 2 घुरा, जो सबसे ज्यादा गुस्सैल था। 3 नीमा, जो सबसे मीठा बोलता था। 4 धन्ना, जो हमेशा खुद को ज्ञानी बताता। कोतवाल ने कहा, हुजूर, यही है वो चोर। इनकी चालें संदिग्ध थी। मंदिर के पास से मिले और लाठी और माला जैसे सुराग भी यही दर्शाते हैं। अकबर बोले, लेकिन ये अंधे हैं, क्या अंधे चोरी कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराया, जहां आंखें नहीं, वहां भी चालाक दिमाग हो सकता है। जहां दिमाग न हो, वहां देखती आंखें भी बेकार हो जाती हैं। मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने दीजिए। बीरबल ने सब अंधों को अलग अलग खड़ा करवाया और कुछ लोगों से चांदी की घंटी की आवाज निकालने को कहा। फिर हर अंधे से पूछा, ये किस चीज की आवाज थी? भूला, लगता है जैसे मंदिर की घंटी हो। घुरा, चांदी की घंटी है, मैं पहचानता हूं। नीमा, बिल्कुल, शिवलिंग के पास रखी घंटी थी। धन्ना, ये तो वही घंटी है जो हर दिन आरती में बजती है। अकबर चौंके, ये तो सब ठीक ठीक पहचान गए। मतलब ये मंदिर में गए थे? बीरबल बोला, या तो ये अंधे नहीं हैं, या फिर ये मंदिर के भीतर पहले भी गए हैं। बीरबल ने एक दरबारी से कहा कि वो एक जलता हुआ दीपक चारों के सामने रखे। फिर बीरबल ने एक एक से पूछा, अब बताओ, मेरे सामने क्या रखा है? भूला, हवा में कुछ गर्म है। घुरा, मुझे कुछ जलता हुआ महसूस हो रहा है। नीमा, दिया होगा शायद। धन्ना, दिया है, उसमें सरसों का तेल जल रहा है और लौ बाई ओर झुकी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्ना तो अंधा नहीं है। अकबर बोले, सच में? लेकिन कैसे पता चला? बीरबल, जो व्यक्ति लौ की दिशा बता सकता है वो अंधा नहीं हो सकता। धन्ना डर गया, लेकिन बोला, नहीं हुजूर, मैंने सिर्फ अनुमान लगाया था। बीरबल मुस्कुराया, तो अगला अनुमान बताओ, तुम्हारा थप्पड़ कौन मारेगा? दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने वो लाठी मंगवाई जो मंदिर में मिली थी। फिर चारों से कहा, ये तुम्हारी है? भूला, मेरी नहीं है। घुरा, मेरी है, लेकिन मंदिर में नहीं छोड़ी। नीमा, मैं तो लाठी का प्रयोग ही नहीं करता। धन्ना, ये लाठी मेरी नहीं, भूला की है। अब सभी अलग अलग बोलने लगे। बीरबल ने अचानक पूछा, लाठी का रंग क्या है? घुरा, काला रंग है। अकबर चौंक पड़े, तू अंधा होकर रंग कैसे जानता है? घुरा को पसीना आने लगा। बीरबल, और यही है सच का पहला पर्दा, ये चारों पूरी तरह अंधे नहीं हैं।
बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक रात का समय दीजिए और मैं साबित कर दूंगा कि इनमें से कौन असली अंधा है, कौन झूठा और कौन चोर। अकबर बोले, तुम्हें समय दिया जाता है। बीरबल ने रात को चारों को अलग अलग कमरों में कैद करने का आदेश दिया, लेकिन हर कमरे में एक छुपा दर्पण और जलता दिया रखा गया। सुबह होने पर बीरबल ने पूछा, रात को क्या देखा? भूला, कुछ भी नहीं। घुरा, अंधेरा था। नीमा, मैंने एक रोशनी देखी, लेकिन शायद सपना था। धन्ना, मैंने दिए की लौ देखी थी, वो जल रही थी। बीरबल बोला, सपना नहीं था नीमा, क्योंकि तुम्हारे कमरे में केवल दिया था, खिड़की नहीं। इसका मतलब तुम देख सकते हो। नीमा चुप हो गया। बीरबल, और अब असली रहस्य सुनिए। ये चारों मिलकर मंदिर में चोरी करने की योजना बना चुके थे। ये केवल अंधे होने का नाटक करते हैं ताकि लोग इन पर शक न करें। बीरबल ने नगर के एक बूढ़े संत को दरबार में बुलवाया, जो अंधों को बचपन से जानता था। उन्होंने गवाही दी कि ये बचपन में तो सही थे, लेकिन बाद में दिखाने का नाटक करते रहे। चोरी की हुई चांदी की घंटियां पास के एक गड्ढे से बरामद हुई, जहां इन्हीं में से किसी ने छुपाई थी। अकबर ने आदेश दिया, इन चारों को कोड़े मारकर नगर से निकाल दिया जाए और इनके जैसी चालाकी करने वालों के लिए चेतावनी दी जाए। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जहां अंधकार हो वहां दीपक जलाना जरूरी है, लेकिन जहां झूठा अंधकार हो वहां सच की रोशनी और भी तेज होनी चाहिए। मोरल बटा संदेश, दया का पात्र बनना अच्छा है, लेकिन जब कोई दया का झूठा नाटक करे तो न्याय की आंखें बंद नहीं रहनी चाहिए। बीरबल और 3 चालाक चोर, जिन्होंने अकबर को भी चकमा दिया। आगरा का राजमहल चांदनी रातों में जितना शांत दिखाई देता था, उतना ही उसका गुप्त जीवन रहस्यमय था। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सम्राट अकबर को अपने ही साम्राज्य की सुरक्षा पर शक हो गया। किले की सबसे सुरक्षित जगह से, जहां सम्राट की निजी तलवार, मोहरें और हस्तलिखित गुप्त पत्र रखे जाते थे, वहां से 3 चीजें गायब हो गई। बिना दरवाजा टूटा, बिना पहरेदार जागा, बिना कोई सुराग छोड़े। और यही थी बीरबल की अगली परीक्षा। एक सुबह जब सम्राट दरबार पहुंचे, उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। मेरे खजाने से कोई मेरी सबसे प्रिय तलवार, एक मुहर और एक गुप्त संदेश चुरा ले गया है। और मजे की बात यह है कि हमारे गुप्त दरबारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बीरबल ने पूछा, क्या कुछ सुराग मिले हैं महाराज? अकबर बोले, सिर्फ एक बात पता चली है कि 3 साए एक साथ उस रात देखे गए थे, लेकिन जैसे ही पहरेदार पास पहुंचे वे तीनों गायब हो गए। मुल्ला 2 प्याजा बोले, ये कोई साधारण चोर नहीं, जादूगर लगते हैं। बीरबल मुस्कुराए, जादूगर नहीं, चालाक दिमाग है, और उन्हें पकड़ने के लिए हमें उससे भी तेज दिमाग चाहिए। बीरबल ने आदेश दिया कि आगरा शहर की सभी कला मंडलियों, बाजीगरों, जादूगरों, शतरंजियों और कहानीकारों को दरबार बुलाया जाए। अकबर चौंके, हम चोर खोज रहे हैं, कलाकार नहीं। बीरबल बोले, जो लोग कला और भ्रम पैदा कर सकते हैं, वे ही इतनी सफाई से चोरी कर सकते हैं। हमें चोरों की दुनिया को समझना होगा। 3 दिन बाद दरबार में दर्जनों कलाकार आए। बीरबल ने सबको एक खेल खेलने को कहा, जो हमें ऐसी कहानी सुनाए जिसमें वह चोरी करके भी पकड़ा न जाए, उसे इनाम मिलेगा। सबने अलग अलग कहानियां सुनाई, लेकिन 3 युवक थे जिन्होंने कहानी के बजाय सिर्फ 3 पंक्तियां सुनाई। 1, हमने तलवार चुराई ताकि कोई युद्ध न हो। 2, हमने मुहर ली ताकि सच्चाई पर मुहर न लगे। 3, हमने पत्र लिया ताकि झूठ न लिखा जाए। पूरा दरबार चुप। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने अगले दिन रात को महल के बाहर 3 अलग अलग सिपाहियों को भेजा और 3 जगहों पर जाल बिछाया। 1, नगर के पुराने कुएं के पास। 2, शतरंजियों की बस्ती में। 3, नदी किनारे के शिव मंदिर में। अगली सुबह 3 नकाबपोश वहीं पकड़े गए
और वे वही 3 युवक थे। पर जब उन्हें दरबार लाया गया, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि वे चोर हैं। हम तो सिर्फ कहानीकार हैं। आपने इनाम देने को कहा था। हमने पंक्तियां सुनाई। क्या वह भी अब अपराध हो गया? एक ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। तो तुम कहते हो तुमने चोरी नहीं की? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। नहीं की। बीरबल ने तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कराया और 3 अलग अलग पहरेदारों को लगाया, जो उनके सामने जाकर रोज ये बात दोहराते, तुम्हारा साथी कबूतर बन गया है। उसने सब कुछ उगल दिया। 3 दिन बाद पहला युवक बोला, अगर दूसरे ने बता दिया है तो मुझे भी बताना होगा। हमने चोरी की, लेकिन एक वजह से। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस साथ गया था। तीसरा बोला, हां, मैंने ही अकबर की तलवार उठाई थी, लेकिन वो अभी भी महल में ही है। अकबर भौचक्का, तलवार महल में है? बीरबल ने कहा, हां महाराज, उन्होंने चुराया नहीं, बल्कि आपको ऐसा एहसास कराया कि चीजें गायब हो गई हैं। कैसे? बीरबल ने दरबार में तलवार का एक बिल्कुल हूबहू नकली संस्करण दिखाया। इन तीनों ने असली तलवार को वैसी ही दिखने वाली नकली तलवार से बदल दिया। मुहर को पानी में डुबोकर उसका रंग बदल दिया और गुप्त पत्र को उसी रंग की चिट्ठी से बदल दिया। यानी वे चीजें वही थी, पर आप पहचान नहीं पाए। बीरबल बोले, इन तीनों का उद्देश्य चोरी नहीं था। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। ये शहर के 3 कलाकार हैं जिन्हें दरबार में स्थान नहीं मिला था, और इन्होंने ये योजना बनाई कि जब तक राजा स्वयं भ्रम का शिकार नहीं होंगे, तब तक वो आम कलाकारों को कभी नहीं समझ पाएंगे। अकबर गंभीर हो गए। तो क्या ये कोई बदला था? नहीं महाराज, बीरबल बोले, ये एक संदेश था कि कला सिर्फ रंग और कहानियां नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। अकबर ने तीनों युवकों को बुलाकर कहा, तुमने हमारे दरबार की सुरक्षा को चुनौती दी, लेकिन बुद्धि से। तुम्हें सजा भी मिलेगी और इनाम भी। फिर अकबर ने तीनों को राज दरबार के विशेष कलाकार नियुक्त कर दिया। साथ ही चेतावनी दी, यदि अगली बार तुम्हारी कला हमें भ्रमित करे तो सजा असली होगी। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपनी जेब से एक छोटा सा चिट्ठा निकाला, जिसमें उन्हीं तीनों की बातें थी जिन्हें उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था। कभी कभी चोरों को पकड़ने के लिए हमें खुद थोड़ी चोरी करनी पड़ती है, उनकी चाल पढ़ने की। इस घटना के बाद दरबार में एक नई कहावत बन गई, जिसे चोर समझो, हो सकता है वो कलाकार हो, पर जिसे बीरबल पकड़ ले, वो सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। और आगरा की गलियों में बच्चे अब ऐसे खेल खेलते थे, मैं बीरबल हूं, तू चोर है, अरे नहीं, मैं तो कलाकार हूं। और दरबार में बीरबल का नाम फिर एक बार सबसे ऊपर था। बीरबल और वो मूक साधु जिसने दरबार में तूफान ला दिया। लेकिन एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो न तो बोल सकता था और न ही किसी से संवाद करता था। फिर भी उसने पूरे दरबार में तूफान खड़ा कर दिया, और इस तूफान को शांत करने के लिए बीरबल को देनी पड़ी अपनी सबसे अनोखी परीक्षा। एक सुबह जब सम्राट अकबर अपने राज दरबार में बैठकर आम दरबारियों की बातें सुन रहे थे, तभी दरबार के द्वार पर एक अनोखा साधु आया। वो एकदम साधारण कपड़े पहने था, सिर पर जटाएं थी, आंखें बंद और माथे पर चंदन का तिलक। पर सबसे अनोखी बात यह थी, वो मूक था, कोई भी शब्द नहीं बोलता था। सेनापति ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? साधु ने कुछ नहीं कहा, बस अपने थैले से एक छोटा सा लकड़ी का खांचा निकाला, जिसमें कुछ चिन्ह और संकेत उकेरे हुए थे। सब हैरान। अकबर ने कहा, यह साधु बोल नहीं सकता, लेकिन लगता है कोई संदेश देना चाहता है। क्या कोई है जो इसे समझ सके? सभी दरबारी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। साधु ने फिर से कुछ संकेत दिखाए, जैसे कोई युद्ध होने वाला हो। फिर वो अकबर की ओर देखकर सिर झुकाता और फिर एक हाथ ऊपर उठा देता। किसी को कुछ समझ नहीं आया।
मुल्ला दोप्याजा ने चुटकी ली। लगता है ये साधु राजा को स्वर्ग भेजने की योजना बना रहा है। दरबार में हंसी गूंज उठी, पर अचानक साधु ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची और उनमें एक खास आकृति बना दी, जिसमें तीर, धनुष और एक राजमुकुट था। फिर उसने राजमुकुट को एक तरफ गिरा दिया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या ये मुझे अपदस्थ करने की बात कर रहा है? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। बीरबल उस दिन दरबार में नहीं थे। तुरंत उन्हें बुलाया गया। बीरबल दरबार में आए और उन्हें पूरी स्थिति बताई गई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने मूक साधु के चिन्हों को देखा और पूछा, क्या आपने ये रेखाचित्र बनाया? साधु ने सिर हिलाया। बीरबल ने धीरे से अपनी अंगुली से आकृति को मिटा दिया और वही खांचा उठाकर उसमें एक नया चिन्ह बना दिया। एक सूर्य, उसके नीचे एक दीपक और बीच में एक हाथ जो आशीर्वाद देता हो। साधु ने देखा और मुस्कुरा दिया। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये क्या था? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां सबने उसे षड्यंत्रकारी समझा, असल में वह तो एक भविष्यवक्ता है। वो संकेतों में बता रहा था कि जल्द ही हमारे राज्य में अंधकार का समय आने वाला है। युद्ध, विद्रोह, संकट। और जब उसने राजमुकुट को गिराया तो उसका अर्थ था कि सत्ता को चुनौती मिल सकती है। फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह राज्य सूर्य के समान तेजस्वी है, दीपक की तरह शांति और ज्ञान से भरा है, और इस राज्य में सबके लिए न्याय है। यही वो हाथ था। जब उसने मेरे संकेतों को देखा तो उसे विश्वास हुआ कि यहां सच्चाई अभी भी जीवित है। अकबर बोले, कमाल है बीरबल। जब सारे दरबारी उसकी भाषा से उलझन में थे, तुमने उसकी आत्मा पढ़ ली। पर यह तूफान यही खत्म नहीं हुआ। अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई कि दरबार में कोई तांत्रिक आया था जो राजा को हटाना चाहता है। लोग डर गए। दरबार में फिर हड़कंप मच गया। कुछ दरबारी बोले, अगर वो भविष्य देख सकता है तो कहीं हमारी गद्दी डाम वाड़ोल न हो जाए। राजा ने आदेश दिया, उसे दोबारा बुलाओ। पर जब सैनिक साधु को बुलाने गए तो वो लापता था। केवल उसका खांचा वही पड़ा था। बीरबल ने खांचा उठाया और देखा, उसमें एक नई आकृति थी। एक चक्र, जिसमें मध्य में एक आंसू की बूंद। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर सीधे शहर के बाहर पुराने मंदिर की ओर निकले। वहां जाकर उन्होंने देखा, वही साधु ध्यानमग्न बैठा था। बीरबल ने सिर झुकाया और पूछा, ये आंसू किसके हैं? साधु ने सिर्फ आंखें खोली और बीरबल सब समझ गए। बीरबल दरबार लौटे और सबको बताया। ये मूक साधु दरअसल राजा तिलकगिरी के गुरु के बेटे हैं, जिनका राज्य मुगल साम्राज्य में विलीन हो गया था। वो बदले की भावना से नहीं, बल्कि ये देखने आए थे कि क्या वास्तव में यहां न्याय है। आंसू की बूंद ये दर्शाती है कि वो अपनी मातृभूमि को खोकर आज भी दुखी है, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यहाँ का शासन संतुलित और बुद्धिमत्ता से भरा है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यदि हमारे दुश्मन भी हमारे न्याय की सराहना करें तो हमें गर्व करना चाहिए। साधु ने जाते जाते बीरबल के हाथ में एक छोटा सा पत्र पकड़ा, जिसमें लिखा था, अगर तुम राजा न होते और मैं बोल सकता तो मैं तुम्हारा मित्र होता, शत्रु नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वाणी से नहीं, भावनाओं से संवाद करने वाले भी महान होते हैं। दरबार को उस दिन एक ऐसी सीख मिली जो शब्दों से नहीं, संकेतों और भावनाओं से आई थी। मूक साधु अपनी रहस्यमय उपस्थिति से सबको झकझोर गया और बीरबल ने फिर एक बार अपनी चतुराई और संवेदनशीलता से साम्राज्य की गरिमा को बचाया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सिर्फ मंत्री नहीं हो, तुम हमारी आत्मा की आवाज हो। और इस तरह एक मूक साधु के आने से जो तूफान उठा था, वो बीरबल की बुद्धि से शांत हो गया, लेकिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बीरबल और 3 गुप्त कोड, जो केवल राजा के लिए बनाए गए थे। एक दिन
सम्राट अकबर के निजी कक्ष में एक पुराना संदूक पहुंचा। बाहरी ढक्कन पर एक शाही मुहर थी और अंदर 3 लिफाफे। हर लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गुप्त कोड, केवल सम्राट के लिए। तीनों लिफाफे बंद थे और हर एक के नीचे एक चेतावनी लिखी थी। इस कोड को खोलने के लिए सही समय, सही स्थान और सही बुद्धि चाहिए, वरना राजद्रोह का खतरा है। अकबर चौंक उठे। कौन भेज सकता है ये संदूक? कोड में क्या छिपा है? क्या ये खतरा है या राज की कुंजी? अकबर ने उसी समय बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने लिफाफों को उलट पलट कर देखा। तीनों कोड बहुत अलग दिखते थे। एक, पहला लिफाफा सिर्फ चित्रों से बना हुआ कोड, जिसमें घोड़ा, दीपक, चांद और सिंह बने थे। 2, दूसरा लिफाफा ध्वनि संकेतों में, जैसे तालियों की संख्या और फूं की आवाज। 3, तीसरा लिफाफा शब्दों का उलझा पहेली कोड, जहां हर पंक्ति अधूरी थी और अक्षर गायब थे। बीरबल बोला, महाराज, ये साधारण कोड नहीं है, ये किसी बहुत पुराने गुप्त विज्ञान का हिस्सा है। मुझे 3 दिन का समय दे और मैं तीनों कोड को खोल दूंगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, पर ध्यान रखना, अगर ये कोड दुश्मन का जाल हुए तो तुम्हारी जान भी खतरे में होगी। बीरबल ने पहले कोड को निकाला। कोड में कुछ चित्र बने थे, घोड़ा, दीपक, चांद, सिंह। बीरबल ने पहले ये समझा कि ये कोई कहानी हो सकती है, लेकिन जब उसने तस्वीरों को उल्टा किया तो उन्हें जोड़कर एक नक्शा सा बनता दिखा। उसे याद आया, राजमहल की दीवारों पर कुछ छिपी हुई सुरंगों की बातें कही जाती थी और घोड़े वाला निशान पुराने अस्तबल के पास था। बीरबल उसी रात दीपक लेकर गया। अस्तबल के पीछे एक टूटा पत्थर हटाया तो वहां एक दीवार पर वही चांद और सिंह खुदे मिले। दीवार को धक्का देने पर वो खुल गई और वहां से एक पुराना शाही संदेशनामा मिला। उस पर लिखा था, जो राजा इस कोड को समझे वो जान ले उसकी जड़ें कितनी गहरी है। ये महल तुम्हारा है, पर इसकी नींव बुद्धि की है। अब बारी थी दूसरे कोड की। उसमें कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था, 4 तालियां, 2 फूंक, 1 मौन और फिर गूंजेगा सच। बीरबल चकराया, पर फिर याद आया, दरबार में एक पुराना कक्ष है जिसे प्रतिध्वनि कक्ष कहा जाता है। वहां आवाजें 3 बार गूंजती थी। बीरबल गया और आदेश दिया, 4 तालियां, फिर 2 बार फूंक मारी गई और फिर मौन, और तभी दीवार के पीछे से एक गूंज निकली। राजा वही जो स्वयं को सबसे छोटा माने। बीरबल समझ गया, ये कोड राजनैतिक था। इसका संदेश था कि शासक का सबसे बड़ा गुण उसका विनम्र होना है। अब तीसरा लिफाफा खोला गया। उसमें 7 पंक्तियां थी, लेकिन हर पंक्ति अधूरी थी। जब सूरज गहरे बादल में छुपेगा तब, जब 2 चोर एक साथ भागेंगे तब, जब मोर बिना बारिश के नाचेगा तब। बीरबल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे महल का एक बूढ़ा कवि याद आया जो भविष्यवाणी की तुकबंदी करता था। वो गया और कवि से इन पंक्तियों के छंद जुड़वाने को कहा। कवि ने कहा, यह कोई ज्योतिषीय गुप्त भविष्यवाणी है जो संकेत देती है किसी संकट की। बीरबल ने अंतिम पंक्ति में लिखा, जब तीनों संकेत एक साथ होंगे तब सिंहासन पर संकट आ खड़ा होगा। 3 दिन बाद। 1, सूरज सचमुच बादलों में छिपा रहा पूरा दिन। 2 दरबारी चोरी के आरोप में भाग निकले। 3, और महल के सामने मोर नाचने लगा बिना बारिश के। अकबर ने घबरा कर कहा, बीरबल, ये तो वही संकेत है जो तीसरे कोड में थे। अब क्या करें? बीरबल मुस्कराया, महाराज, अगर कोड भविष्यवाणी कर सकते हैं तो समाधान भी उन्हीं में छिपा है। बीरबल ने पहला संदेशनामा निकाला। उसमें लिखा था कि महल के तहखाने में एक गुप्त रक्षा यंत्र रखा गया था जो सिर्फ सच्चे राजा की आवाज से सक्रिय होता है। बीरबल और अकबर रात में उस गुप्त सुरंग से नीचे गए। वहां एक बड़ा दरवाजा था।
जिस पर लिखा था, सच्चा राजा वही जो सबसे छोटा कहलाए। अकबर बोला, मैं सम्राट हूं, लेकिन अगर ये दरवाजा मेरे विनम्र होने से खुले तो मैं यही कहता हूं, मैं सबका सेवक हूं। तभी दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना तांबे का यंत्र था जो शत्रु के आने पर महल के स्तंभों से सुरक्षात्मक गैस छोड़ता था, जिससे दुश्मन बेहोश हो जाते। उसी रात महल पर हमला हुआ, लेकिन वो यंत्र सक्रिय हो गया और हमलावरों को बेहोश कर दिया गया। सारी घटना के बाद अकबर बोले, इन कोड्स को समझना आसान नहीं था। ये सिर्फ राजा के लिए नहीं थे, बल्कि उस राजा के साथी के लिए थे जो बुद्धिमान हो, सच्चा हो और हमेशा मेरे साथ खड़ा हो। बीरबल मुस्कराया, महाराज, राजमहल चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें सच्चाई, विनम्रता और सतर्कता न हो तो वो सिर्फ पत्थरों की इमारत है। अंत में उस संदूक पर एक नई पंक्ति खुदी गई, जिसके पास बीरबल है उसे किसी कोड की जरूरत नहीं। बीरबल और 3 खजाने की पहेली की पहल, जिसमें आगरा का लाल किला सर्दियों की सुनहरी धूप में जगमगा रहा था। सम्राट अकबर हंसी खुशी दरबार संभाल रहे थे, किंतु बीरबल की आंखों में कुछ अलग चमक थी। आज दरबार में सुनने को एक अनोखी चुनौती आई थी। बाहर से एक धूल धूसरे से लिपटा, ऊंची सी टोपी पहने अज्ञात व्यक्ति अंदर आया। उसका नाम मौलवी मुनिरुद्दीन था और उसके साथ 3 रक्सौलियों की एक छोटी टोली थी। मौलवी ने सिर झुकाकर कहा, हजरत अकबर और उनके परम वफादार बीरबल, एक रहस्य लेकर आया हूं। 3 अद्भुत खजाने 3 अलग अलग लोकेशनों में छुपे हुए, और उनमें से एक में है वो असीमित शक्ति, दूसरा असीमित ज्ञान और तीसरा असीमित करुणा। लेकिन वह जो इन तीनों में से असली राज खोलेगा, उसे अपना जीवन एक नई दिशा में मिलेगा। अकबर और दरबार के सभी लोग स्तब्ध। ज्ञान और शक्ति, ऐसी वस्तुएं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए मौलवी साहब, पहेली क्या है? मौलवी ने कहा, 3 खजाने अलग अलग स्थानीयता में हैं। 1, पहला मृदुशिला पर्वत की गुफा में। 2, दूसरा एक प्राचीन पुस्तकालय के तहखाने में। 3, तीसरा एक चलती नदी के बीच स्थित एक द्वीप के नीचे। लेकिन इनमें से केवल एक में है असली खजाना, बाकी 2 में अंश मात्र और भ्रमित करने वाला खजाना है। बीरबल को एक दिन का समय मिलेगा और वह चुनेंगे कि फाटक कहाँ खोला जाए। अगर चुना सही पाया तो असली खजाने का मटैया मिलेगा, पर यदि चुना गलत तो तीनों खजाने के तीनों फाटक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये चुनौती महाराज की इच्छा से लाई गई है, तेज बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने शीश झुकाया और बोला, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं। अकबर ने हंसकर कहा, मैं भी आया हूं इस रहस्य की खोज में, लेकिन पहले भिन्न भिन्न प्रश्न टाला जाए। विचार विमर्श से पहले 3 खजानों का रहस्य। एक पर्वतशिला जहां बीरबल को 3 संकेत दिए जाएंगे। पहला संकेत, यहां मिट्टी ही नहीं, समय भी कठोर है। समझदारी और धैर्य यहां काम आएगा। दूसरा संकेत, यहां की एक बूढ़ी माला सेम से बनी है जो अतीत की गाथाएं बयां करेगी। तीसरा संकेत, खजाना एक पत्थर पर अंकित होगा, जिसे हाथ छू तो पाएंगे, आंखें नहीं। ये केंद्रीय पुस्तकालय था जहां गुप्त ग्रंथ रखे हैं। संकेत, बुद्धिमत्ता वहां बसी है जहां शब्दों से ज्यादा अर्थों में गहराई है। एक ग्रंथ के 4 पृष्ठ उल्टे 3 ही शक्ति देते हैं। एक चाबी शब्द है जो जितना समझोगे उतना दर खोलेगा। एक नदी का शांत द्वीप जहां लेटकर लोग ध्यान लगाते थे। संकेत, धारा की लय समझो, फिर उसका अंतिम सुर तुम्हें बताएगा। 3 लहर उठेंगी उस दिन, 2 लहरें गायब हो जाएंगी, तीसरी ही सच का आईना होगी। 3 खजानों के संकेत बीरबल पढ़कर मुस्कराए। बीरबल ने कहा, मुझे पूरे 1 दिन का समय दीजिए। आई विल विजिट ऑल 3, स्टडी द क्लूज एंड रात्रि सभा में निर्णय दूंगा कि कौन सा खजाना असली है। बाकी 2 हम विदा कर देंगे।
अकबर ने घोषणा की, बीरबल और मैं कल तक इन गुफा, पुस्तकालय और नदी पर चलेंगे। बीरबल और 3 खजाने की पहेली। अब शुरू होता है रहस्य, रोमांच और बुद्धिमत्ता से भरा सफर। 1, मृदुशिला पर्वत की गुफा, समय के पत्थरों में छुपा पहला खजाना। बीरबल, अकबर और उनके कुछ विश्वस्त रक्षकों के साथ सुबह सुबह मृदुशिला पर्वत की ओर रवाना हुए। ये एक वीरान पर्वतीय श्रृंखला थी जहां चट्टानों पर अजीब शिलालेख खुदे थे। गुफा के पास पहुंचते ही बीरबल ने पहला संकेत याद किया। यहां मिट्टी ही नहीं, समय भी कठोर है। भीतर जाते ही एक बहुत पुरानी बूढ़ी औरत मिली जो किसी धूल भरे कोने में कुछ गिन रही थी। बीरबल ने झुककर पूछा, माताजी, आप क्या गिन रही हैं? वो मुस्कराई, सेम। ये वही बीज हैं जिनसे कभी राजा महाराजा तौले जाते थे। हर एक बीज एक किस्सा है। बीरबल को एहसास हुआ, ये संकेत दूसरा था। बूढ़ी माला सेम से बनी है जो अतीत की गाथाएं बताएगी। उन्होंने गुफा की भीतरी दीवारें टटोलनी शुरू की। एक कोना ऐसा था जहां एक बड़ा पत्थर था और उसके ऊपर खुरदरे अक्षरों में खुदा था, जो पत्थर आंखों से ओझल हो वही सच्चा इतिहास है। बीरबल ने देखा, वहां एक जगह धूप पड़ रही थी, लेकिन पत्थर की आकृति पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने एक चिराग जलाया और उसके पीछे से देखा तो एक प्रतीक दिखाई दिया। वो वहां से कुछ मिट्टी उठाकर बोले, यहां खजाना नहीं, ज्ञान छिपा है, लेकिन ये असली नहीं, केवल पहला हिस्सा है। अब वे दोपहर तक एक पुराने पुस्तकालय की तह में पहुंचे जहां वर्षों से बंद एक गुप्त कमरा था। कमरे के भीतर अंधकार था। दीवारों पर सिर्फ ग्रंथ, धूल और समय की गंध थी। बीरबल ने कहा, 3 पन्ने उल्टे होंगे, लेकिन एक ही चाबी होगी। वे एक विशेष ग्रंथ की ओर बढ़े जिस पर लिखा था, जीवन का रसायन। उन्होंने पहला पृष्ठ पलटा, उस पर लिखा था, जो पढ़े उसे खो न दे। दूसरा पन्ना, बुद्धि तब तक मूर्ख है जब तक वो अपने को सबसे बड़ा माने। तीसरा पन्ना, जो चुप है वही सच्चा उत्तर है। बीरबल मुस्कराए। अकबर ने पूछा, क्या मिला? बीरबल बोले, यहां खजाना नहीं, ये चेतना का केंद्र है, लेकिन असली खजाना यहां भी नहीं है। यहां सिर्फ बुद्धि की परीक्षा है। उन्होंने 3 शब्द अलग निकाले, खो, मूर्ख, चुप, और कहा, तीनों मिलकर कहते हैं, जो अपने अहंकार को खो दे, चुप रहकर सीखे, वही असली खजाना पाएगा। शाम होते होते वे उस नदी पर पहुंचे जो दरबार से कई कोस दूर थी। ये द्वीप बीच धारा में था और बेहद शांत। बीरबल नाव में बैठकर द्वीप पर पहुंचे। 3 पत्थरों के घेरे बने थे। संकेत था, 3 लहरें उठेंगी, 2 गायब होंगी, तीसरी ही सच दिखाएगी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक लहरों की गति पर ध्यान दिया। ठीक उसी समय एक सफेद पक्षी पानी पर उतरा और 3 तेज लहरें उठीं। पहली सीधी किनारे पर टकराई और वापस चली गई। दूसरी कुछ पल में रुककर ठहर गई। तीसरी एक गोलाकार आकृति में बदलकर पत्थरों के बीच बैठ गई। बीरबल ने वहां देखा, पानी नीचे उतरने लगा और एक पत्थर के नीचे से सोने के बने अक्षर उभरे। दया, ज्ञान और शक्ति तीनों अलग नहीं, बल्कि जब एकत्र हो वही खजाना है। बीरबल ने सिर झुकाया। असली खजाना यही है। ये वो स्थान है जहां तीनों शक्तियां एक साथ छिपी है। बाकी दोनों केवल प्रतीक थे। रात्रि सभा में निर्णय। रात को दरबार सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तीनों में से कहाँ है असली खजाना? बीरबल ने उत्तर दिया, तीनों में खजाने हैं, पर असली खजाना वहां है जहां तीनों एक साथ मिलते हैं। वो है नदी का द्वीप। उन्होंने विस्तार से सब समझाया। मौलवी मुनीरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, आप सही निकले। नदी का द्वीप वह स्थान था जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया। आप पहले व्यक्ति हैं जिसने तीनों गुणों को एक ही आंख से देखा। मोरल बटा संदेश। ज्ञान,
शक्ति और करुणा जब तक वे अलग अलग हैं तब तक अधूरे हैं, लेकिन जब वे एकत्र होते हैं वही है जीवन का असली खजाना। बुद्धिमान वो नहीं जो तीनों दरवाजे खोल दे, बल्कि वह है जो ये समझे सही दरवाजा वही है जो तीनों गुणों को साथ लाए। बीरबल और 3 शक्ल बदलने वाले साधु। क्या आप मान सकते हैं कि कोई इंसान अपनी शक्ल हर रोज बदल सकता है? क्या हो अगर ऐसे 3 साधु दरबार में आकर कहें, हम भगवान के दूत हैं और हम हर रूप धारण कर सकते हैं? अकबर के दरबार में यही हुआ जब 3 रहस्यमयी साधु आए। और तब शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि बनाम नकली चमत्कारों का महायुद्ध। एक दिन अकबर अपने निजी बाग में आराम कर रहे थे, तभी एक सिपाही घबराया हुआ दौड़ा दौड़ा आया। जहां पनाह 3 साधु दरबार के बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं कि वो भगवान के भेजे हुए हैं और आज दरबार में कोई चमत्कार होगा। अकबर मुस्कराए, एक और तमाशा। लेकिन बीरबल चुप था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ बड़ा पक रहा हो। दरबार में तीनों साधु आए। पहले के कपड़े सफेद, आंखें हल्की नीली। बोले, मैं हिमालय का तपस्वी हूं जो हवा में उड़ सकता है। दूसरा साधु काली पोशाक, गले में हड्डियों की माला और एक अजीब सा डमरू। मैं मरुथल का योगी हूं जो लोगों के मन पढ़ सकता है। तीसरा साधु चित्त में गहराई, चुपचाप सिर्फ बोला, मैं वो हूं जो अपना रूप बदल सकता है। दरबार में सन्नाटा। अकबर थोड़े घबराए भी, पर बोले, अगर ये सब सच्चा है तो साबित करो। पहला चमत्कार। पहले साधु ने आंख बंद की और धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गया। सब दरबारी अवाक। वो सचमुच हवा में तैर रहा था। दूसरा चमत्कार। दूसरे ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने अभी अभी सोचा ये लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। बीरबल का चेहरा पल भर को सख्त हो गया। तीसरा चमत्कार। तीसरे साधु ने अचानक आंखें बंद की और जब खोली तो उसके चेहरे पर बीरबल जैसी शक्ल थी। पूरा दरबार हैरान। अब 2 बीरबल सामने खड़े थे। अकबर ने कहा, अगर तुम सच में भगवान के दूत हो तो इस दरबार में सबसे बुद्धिमान बीरबल को पहचानो। तीसरे साधु ने एक नकली बीरबल के रूप में जवाब दिया, मैं ही बीरबल हूं। ये जो चुप खड़ा है ये नकली है। बीरबल मुस्कराया, फैसला आप पर छोड़ता हूं। जहां पनाह। बीरबल ने एक सुझाव दिया, एक ऐसी परीक्षा करें जिसमें सिर्फ असली इंसान ही पास हो सकता है, न योगी न जादूगर। अकबर ने पूछा, कैसी? बीरबल ने 3 कटोरियां लाई। हर कटोरी में दही, लेकिन एक में नींबू का रस, दूसरी में नमक और तीसरी में शुद्ध शहद था। फिर कहा, जिसे असली स्वाद का अनुभव हो वही असली बीरबल है। तीनों बीरबलों, बीरबल और उसकी 2 नकलें ने स्वाद चखा। एक ने कहा, खट्टा है। दूसरा बोला, मीठा। तीसरे ने चुपचाप उत्तर दिया, नींबू और शहद का भेद जान पाना मुश्किल नहीं, लेकिन बुद्धि का स्वाद अलग होता है। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल ने अपनी असली पहचान सामने रख दी और तीनों नकली बीरबलों की पोल खोल दी। बीरबल ने कहा, ये तीनों कोई साधु नहीं, बल्कि एक ही गिरोह के 3 ठग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जनता को ठगते रहे हैं। फिर उसने हर साधु की असलियत बताई। 1. पहला, हवा में उड़ने वाला, अपने कपड़े में पतंग जैसे फ्रेम छुपाकर नीचे से धागों से उठा था। 2. दूसरा, मन पढ़ने वाला, दरबार के सिपाहियों से पहले ही खबरें निकाल चुका था। 3. तीसरा, शक्ल बदलने वाला, दरबार के कलाकारों में से था जो नकली चेहरे और अभिनय का मास्टर था। अकबर हंस पड़े, सच में बीरबल, अगर तू न होता तो ये तीनों आज हमारा ताज ही ले जाते। फिर उन्होंने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया और जनता को सावधान रहने का फरमान जारी किया। मोरल बटा सीख, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है
उसे साबित करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। ठग चाहे कितने भी चमत्कारी क्यों न लगे, सच्ची बुद्धिमानी उन्हें बेनकाब कर ही देती है। बीरबल और 3 चालाक सेठ, जिन्होंने अकबर को भी बना दिया मूर्ख। आगरा के बाहर के 3 सेठ, धनीराम, बुद्धिराज और चतुरलाल, तीनों एक साथ एक दिन बीरबल के दरबार में दाखिल हुए। तीनों महंगे कपड़ों में, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और जेबें सोने से भरी। सेठ धनीराम बोला, जहांपनाह, हम आपके लिए एक ऐसा प्रस्ताव लाए हैं जो सिर्फ आपके जैसे महान सम्राट को शोभा देता है। अकबर मुस्कराए, कहिए, क्या अनोखा प्रस्ताव है? चतुरलाल बोला, हम आपके खजाने के बदले आपको 100 गुना मुनाफा देंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हमारे व्यापारिक प्रस्ताव में बीरबल का दखल नहीं होगा। बीरबल मुस्कराए। तीनों की चालाकी उनकी बातों से टपक रही थी। तीनों सेठों ने एक नकली योजना बताई। उनके पास सोने की जमीनें थी, जहां हर बीज से सोने के सिक्के उगते हैं। हर सिक्के की कीमत 10 गुना होती, यानी एक बीज 10 सिक्के। उन्होंने एक नकली नक्शा दिखाया, झूठे कागजात और गवाह भी पेश किए। बुद्धिराज बोला, हमें बस बीज बोने के लिए सम्राट से थोड़े सिक्के चाहिए, बस 10,000 अशर्फिया। बदले में 1 महीने बाद आपको मिलेंगे 1 लाख। अकबर थोड़ा भ्रमित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, अगर इतना फायदा है तो क्यों ना आजमा लिया जाए। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें संदेह से भर चुकी थी। बीरबल ने चुपचाप एक गुप्तचर को भेजा। उसने पता लगाया, तीनों सेठ पहले भी ऐसे ही 3 राज्यों को सोने की जमीन का झांसा देकर भाग चुके थे। नक्शा भी नकली था और गवाह भी भाड़े के थे। उनके पीछे कई व्यापारी लुट चुके थे। बीरबल को एक योजना सूझी, अगर ये लोग खेल खेलना चाहते हैं तो अब असली खेल मैं खेलूंगा। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, मैं इन सेठों की योजना में और एक बात जोड़ना चाहता हूं। अगर आपको 10 गुना मुनाफा मिलेगा तो उन्हें भी एक जिम्मेदारी उठानी होगी। सेठों ने सोचा बीरबल अटकाना चाहता है। उन्होंने पूछा, क्या जिम्मेदारी? बीरबल बोला, आप तीनों दरबार के बगल में 1 हफ्ते के लिए एक खेत में ही रहेंगे। वहां आपके सोने के बीज बोए जाएंगे और आपको खुद उनकी देखभाल करनी होगी। जो बीज नहीं उगे वो साबित करेंगे कि आप झूठे थे, और झूठा निकला तो उसे दरबार के सामने नंगा कर गधे पर बैठा कर घुमाया जाएगा। अब तीनों सेठों के होश उड़ गए। धनीराम बोला, मगर हम व्यापारी हैं, किसान नहीं। बीरबल मुस्कराया, पर आपका व्यापार तो खेती पर ही आधारित है ना, फिर डर किस बात का? अब अकबर ने भी कहा, बीरबल ठीक कहता है, अगर तुम सच्चे हो तो रहो खेत में और उगाओ सोना। तीनों सेठ बहाने बनाने लगे। कोई बीमार निकला, किसी को घर जाना था, किसी की मां बीमार हो गई। बीरबल बोला, जब मुनाफे का सवाल आया तो तीनों तैयार थे। अब जब जिम्मेदारी की बात आई तो तीनों भूल गए। बीरबल ने तब सबूत पेश किए, गवाहों की असली पहचान, नकली नक्शे और दूसरे राज्यों की शिकायतें। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमारी दरबारी इज्जत को धोखा देने की कोशिश की, अब भुगतो अपनी सजा। बीरबल बोला, अब इन्हें वैसी ही सजा दी जाए जैसी तय की गई थी। गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए। तीनों सेठ गिड़गिड़ाने लगे। अगले दिन आगरा की सड़कों पर तीनों सेठ गधों पर बैठे थे। पीठ पर तख्ती टंगी थी। मैंने लालच में सम्राट को मूर्ख बनाने की कोशिश की। लोग हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे, और बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में बोले, जहां लालच की खेती हो वहां सच्चाई का अंकुर नहीं फूटता। सीख बटा मोरल, जो दूसरों को मूर्ख बनाने आता है वही सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठता है। लालच से भरे लोगों को दिमाग से जवाब देना चाहिए, गुस्से से नहीं। और कभी भी बिना बीरबल की सलाह के बड़ा फैसला मत लीजिए जनाब। राजा के आदेश से बीरबल को मिली मौत की सजा।
एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने महाराज अकबर से कहा, महाराज, मेरी सारी जमीन किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़प ली है और मुझे जानकारी मिली है कि उन कागजों पर बीरबल की मुहर लगी है। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी। दरबारी चिल्लाने लगे, ये न्याय का अपमान है। राजा को चाहिए कि वो सबके सामने सख्त फैसला दे। अकबर गुस्से में बोले, अगर ये साबित हो गया कि बीरबल ने गलत दस्तावेजों पर मुहर लगाई है तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, बस इतना। महाराज, जो उचित समझें करें, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे 1 सप्ताह का समय दे। अकबर हैरान थे। 1 सप्ताह? लेकिन क्यों? बीरबल बोला, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। अगर 7 दिन में न लौटूं तो मृत्यु स्वीकार है। अकबर ने शर्त रखी, ठीक है, लेकिन तुम्हारा एक प्रिय मित्र हमारे पास गिरवी रहेगा। अगर तुम नहीं लौटे तो उसे फांसी दी जाएगी। बीरबल ने अपना सबसे प्रिय मित्र मुल्ला दो प्याजा को चुन लिया और बीरबल गायब हो गया। हर दिन दरबारियों की बातें बढ़ती गई। देखा, बीरबल डर के मारे भाग गया। अब मुल्ला दो प्याजा को सजा मिलनी चाहिए। मुल्ला दो प्याजा तो डर से कांप रहे थे। हे बीरबल भाई, तुम लौट तो आओ। 7वां दिन आया और बीरबल कहीं नहीं दिखा। अकबर ने आदेश दिया, संध्या तक अगर बीरबल न लौटा तो मुल्ला को फांसी दी जाएगी। संध्या की बेला में जब मुल्ला को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक घोड़ा हवा से बातें करता हुआ महल के द्वार पर रुका। बीरबल लौट आया था। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर बोले, तुमने समय पर लौटकर अपने मित्र को बचा लिया, लेकिन तुम्हारे ऊपर लगे आरोप का क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, वो कागज मैंने नहीं बनाए थे। मैंने जानबूझकर चुप रहकर अपने चरित्र की परीक्षा ली। अगर मैं सच में दोषी होता तो कभी लौट कर ना आता, और अगर मैं निर्दोष हूं तो ये साबित करने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली। बीरबल ने अगले ही पल असली दस्तावेज और असली मोहरें पेश की और दिखाया कि व्यापारी ने खुद नकली दस्तावेज बनाए थे। व्यापारी डर के मारे कांप उठा। उसने कबूल कर लिया, मैंने ही बीरबल को फंसाने की कोशिश की। अकबर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बीरबल के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बीरबल। मैंने गुस्से में तुम्हें सजा सुना दी, तुम्हारे चरित्र पर शक किया। बीरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, यही तो परीक्षा है। जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो तब भी हम संयम रखें। सच्चाई देर से जीतती है, पर जीत पक्की होती है। मोरल बटा सीख, कभी भी गुस्से में फैसला मत लो, खासकर बिना पूरी सच्चाई जाने। अगर तुम सच्चे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। सच्चाई समय पर अपना चेहरा दिखाती है। विपत्ति में दोस्त की परख होती है, और बीरबल ने दोस्ती और सत्य दोनों का कर्ज निभाया। बीरबल बन गया पंडित और उसने खोल दिए सबके राज। एक दिन आगरा की गलियां अचानक गूंज उठीं। पंडित त्रिकालदर्शी जी आए हैं, जो बताएंगे आपका भविष्य, खोलेंगे आपके छुपे हुए राज। लोगों की भीड़ उस साधारण से दिखने वाले लेकिन तेज आंखों वाले पंडित के चारों ओर लगने लगी। वो बिना किसी तावीज या मंत्र के बस चेहरे देखकर लोगों के राज खोल देता था। पंडित का दावा था, मैं किसी के चेहरे पर लिखा भविष्य पढ़ सकता हूं। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति महल तक पहुंची, और फिर एक दिन वो पंडित दरबार में पहुंचा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। दरबार लगा था। पंडित त्रिकालदर्शी को बुलाया गया। अकबर मुस्कुराए, सुना है तुम चेहरा देखकर राज खोलते हो। पंडित ने सिर झुकाया। जहां चेहरा है वहां छुपा हुआ इतिहास है। आपकी आंखों में कई राज हैं, सम्राट। अकबर ने चौंक कर पूछा, राज कौन से? पंडित बोला, राजमहल में 5 ऐसे दरबारी हैं जो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
एक मंत्री रिश्वत लेता है, एक राजकुमारी को धोखा दे रहा है, एक सेनापति शत्रु से मिला हुआ है, एक गुप्त चिट्ठियां बेचता है और एक दरबारी आपके नाम पर झूठा व्यापार चला रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर भड़क उठे, नाम बताओ, अभी और इसी वक्त। पंडित मुस्कराया, नाम बताने से पहले इजाजत चाहिए, और समय, मुझे हफ्ते भर का समय चाहिए, और 5 बार दरबार में बैठने की आज्ञा। अकबर ने अनुमति दी, लेकिन चेताया, अगर तुमने धोखा दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। अगले 5 दिन पंडित दरबार में बैठा रहा, एकदम शांत, आंखें बंद, चेहरों को देखता और कुछ न बोलता। लेकिन शहर में एक और अफवाह फैल रही थी, वो पंडित बीरबल है, वेश बदलकर। दरअसल ये अफवाह नहीं, सच्चाई थी। बीरबल ने खुद को बदला था। चोटी, चश्मा, साधारण वस्त्र, कृत्रिम माथे की लकीरें और आवाज में भारीपन। उसका उद्देश्य था दरबार के कुछ गुप्त राजों को उजागर करना, लेकिन बिना शक के। राजा ने बीरबल से 2 हफ्ते की छुट्टी दी थी, और उसी रात पंडित त्रिकालदर्शी आगरा में प्रकट हुआ था। बीरबल ने रात में 3 मुखबिरों की मदद ली। 1 रसोई का नौकर, 2 सेनापति का पुराना सेवक, 3 महल की सफाई करने वाली वृद्धा। इनसे उसे पता चला कि मंत्री शमसुद्दीन महल के लिए आने वाली हर निर्माण सामग्री में कटौती करता था। सेनापति हिम्मत सिंह अक्सर गुप्त रूप से दिल्ली के एक संदिग्ध व्यापारी से मिलता था। दरबारी नसीर ने सम्राट की मुहर की नकल कर व्यापार शुरू कर दिया था। एक सैनिक रक्षक हर महीने कुछ पत्र महल से बाहर ले जाकर एक कबूतरबाज को देता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, रानी की सहेली, जो महल में वर्षों से थी, असल में दुश्मन राज्य की जासूस थी। बीरबल ने अब सबके नकाब उतारने का नाटक रचा। 5वें दिन पंडित ने दरबार में आकर ऐलान किया, आज मैं 5 गुनहगारों के चेहरों से पर्दा हटाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, इन सबको एक एक कर सामने लाया जाए, और इनके चेहरे पर हाथ रखकर मैं बताऊंगा कि ये दोषी है या नहीं। पहला आया मंत्री शमसुद्दीन। पंडित ने आंखें बंद की, माथा छुआ और बोला, इसकी हथेली पर परछाई है, ये पराया धन लेता है। मंत्री डर के मारे कांपने लगा। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को संकेत दिया, तलाशी लो। पता चला उसके घर में 27 सोने की मुहरें छिपी हैं। दूसरा सेनापति हिम्मत सिंह। पंडित बोला, इसकी वाणी में 2 ध्वनियां हैं, ये 2 राजा की भाषा बोलता है। खुलासा हुआ कि वो दुश्मन राज्य को सेना की स्थिति भेज रहा था। तीसरा दरबारी नसीर। इसके हाथ में जो अंगूठी है वो असली नहीं, नकली है, और उस पर सम्राट की मुहर बनी है। अकबर ने हाथ से खींचकर देखा, नकली मुहर थी। चौथा सैनिक रक्षक। इसकी आंखों में उगता चांद है, ये रात में उड़ता है। उसके घर से कबूतरों की 17 चिट्ठियां मिली। 5वां रानी की सहेली रूपाबाई। इसकी मुस्कान नकाब है, और उसका अतीत कोई नहीं जानता। जांच में पाया गया कि वो शत्रु राज्य के नवाब की भांजी थी। इतने सारे खुलासों के बाद दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर बोले, तुम कोई सामान्य पंडित नहीं हो सकते, बताओ सच में हो कौन? पंडित हंस पड़ा। धीरे धीरे उसने अपना चश्मा उतारा, कृत्रिम दाढ़ी हटाई और बालों की चोटी खोली, और सामने था बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, मैं जान गया था, पर तुमने ये करके दिखाया, वो कमाल है। बीरबल बोले, राजा की जिम्मेदारी सिर्फ न्याय देना नहीं, बल्कि हर चेहरे को पढ़ना है। हर दरबारी जो सामने मीठा बोले, जरूरी नहीं कि पीछे भी वफादार हो। अकबर बोले, और वो चेहरा जो सच्चा हो, वो हमेशा तुम्हारा जैसा होना चाहिए, बीरबल। उस दिन के बाद बीरबल को मिला एक नया खिताब, दरबार का चेहरावेद। और आगरा के लोग अब बच्चों को ये कहावत सिखाते थे, सच छुप सकता है, लेकिन बीरबल की नजर से नहीं। बीरबल बन गया पंडित,
और उसने खोल दिए सबके राज। एक दिन आगरा की गलियां अचानक गूंज उठीं। पंडित त्रिकालदर्शी जी आए हैं, जो बताएंगे आपका भविष्य, खोलेंगे आपके छुपे हुए राज। लोगों की भीड़ उस साधारण से दिखने वाले लेकिन तेज आंखों वाले पंडित के चारों ओर लगने लगी। वो बिना किसी तावीज या मंत्र के बस चेहरे देखकर लोगों के राज खोल देता था। पंडित का दावा था, मैं किसी के चेहरे पर लिखा भविष्य पढ़ सकता हूं। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति महल तक पहुंची और फिर एक दिन वो पंडित दरबार में पहुंचा। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। दरबार लगा था। पंडित त्रिकालदर्शी को बुलाया गया। अकबर मुस्कुराए, सुना है तुम चेहरा देखकर राज खोलते हो। पंडित ने सिर झुकाया। जहां चेहरा है वहां छुपा हुआ इतिहास है। आपकी आंखों में कई राज हैं, सम्राट। अकबर ने चौंक कर पूछा, राज कौन से? पंडित बोला, राजमहल में 5 ऐसे दरबारी हैं जो आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। एक मंत्री रिश्वत लेता है, एक राजकुमारी को धोखा दे रहा है, एक सेनापति शत्रु से मिला हुआ है, एक गुप्त चिट्ठियां बेचता है और एक दरबारी आपके नाम पर झूठा व्यापार चला रहा है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर भड़क उठे, नाम बताओ, अभी और इसी वक्त। पंडित मुस्कराया, नाम बताने से पहले इजाजत चाहिए। और समय? मुझे हफ्ते भर का समय चाहिए और 5 बार दरबार में बैठने की आज्ञा। अकबर ने अनुमति दी, लेकिन चेताया, अगर तुमने धोखा दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। अगले 5 दिन पंडित दरबार में बैठा रहा, एकदम शांत, आंखें बंद, चेहरों को देखता और कुछ न बोलता। लेकिन शहर में एक और अफवाह फैल रही थी, वो पंडित बीरबल है, वेश बदलकर। दरअसल ये अफवाह नहीं, सच्चाई थी। बीरबल ने खुद को बदला था। चोटी, चश्मा, साधारण वस्त्र, कृत्रिम माथे की लकीरें और आवाज में भारीपन। उसका उद्देश्य था दरबार के कुछ गुप्त राजों को उजागर करना, लेकिन बिना शक के। राजा ने बीरबल से 2 हफ्ते की छुट्टी दी थी और उसी रात पंडित त्रिकालदर्शी आगरा में प्रकट हुआ था। बीरबल ने रात में 3 मुखबिरों की मदद ली। 1 रसोई का नौकर, 2 सेनापति का पुराना सेवक, 3 महल की सफाई करने वाली वृद्धा। इनसे उसे पता चला कि मंत्री शमसुद्दीन महल के लिए आने वाली हर निर्माण सामग्री में कटौती करता था। सेनापति हिम्मत सिंह अक्सर गुप्त रूप से दिल्ली के एक संदिग्ध व्यापारी से मिलता था। दरबारी नसीर ने सम्राट की मुहर की नकल कर व्यापार शुरू कर दिया था। एक सैनिक रक्षक हर महीने कुछ पत्र महल से बाहर ले जाकर एक कबूतरबाज को देता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, रानी की सहेली, जो महल में वर्षों से थी, असल में दुश्मन राज्य की जासूस थी। बीरबल ने अब सबके नकाब उतारने का नाटक रचा। 5वें दिन पंडित ने दरबार में आकर ऐलान किया, आज मैं 5 गुनहगारों के चेहरों से पर्दा हटाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, इन सबको एक एक कर सामने लाया जाए और इनके चेहरे पर हाथ रखकर मैं बताऊंगा कि ये दोषी है या नहीं। पहला आया मंत्री शमसुद्दीन। पंडित ने आंखें बंद की, माथा छुआ और बोला, इसकी हथेली पर परछाई है, ये पराया धन लेता है। मंत्री डर के मारे कांपने लगा। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को संकेत दिया, तलाशी लो। पता चला उसके घर में 27 सोने की मुहरें छिपी हैं। दूसरा सेनापति हिम्मत सिंह। पंडित बोला, इसकी वाणी में 2 ध्वनियां हैं, ये 2 राजा की भाषा बोलता है। खुलासा हुआ कि वो दुश्मन राज्य को सेना की स्थिति भेज रहा था। तीसरा दरबारी नसीर। इसके हाथ में जो अंगूठी है वो असली नहीं, नकली है और उस पर सम्राट की मुहर बनी है। अकबर ने हाथ से खींचकर देखा, नकली मुहर थी। चौथा सैनिक रक्षक। इसकी आंखों में उगता चांद है, ये रात में उड़ता है। उसके घर से कबूतरों की 17 चिट्ठियां मिली। 5वां रानी की सहेली रूपाबाई। इसकी मुस्कान नकाब है
और उसका अतीत कोई नहीं जानता। जांच में पाया गया कि वो शत्रु राज्य के नवाब की भांजी थी। इतने सारे खुलासों के बाद दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर बोले, तुम कोई सामान्य पंडित नहीं हो सकते। बताओ, सच में हो कौन? पंडित हंस पड़ा। धीरे धीरे उसने अपना चश्मा उतारा, कृत्रिम दाढ़ी हटाई और बालों की चोटी खोली, और सामने था बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, मैं जान गया था, पर तुमने ये करके दिखाया, वो कमाल है। बीरबल बोले, राजा की जिम्मेदारी सिर्फ न्याय देना नहीं, बल्कि हर चेहरे को पढ़ना है। हर दरबारी जो सामने मीठा बोले, जरूरी नहीं कि पीछे भी वफादार हो। अकबर बोले, और वो चेहरा जो सच्चा हो, वो हमेशा तुम्हारा जैसा होना चाहिए, बीरबल। उस दिन के बाद बीरबल को मिला एक नया खिताब, दरबार का चेहराविद। और आगरा के लोग अब बच्चों को ये कहावत सिखाते थे, सच छुप सकता है, लेकिन बीरबल की नजर से नहीं। जब बीरबल ने दरबार में पेश किया सच का तराजू, आगरा का दरबार इन दिनों बेचैनी से भरा हुआ था। हर दिन कोई न कोई दरबारी, व्यापारी या सैनिक किसी पर आरोप लगाता, इसने मेरी जमीन हड़प ली, इन्होंने चोरी की है, ये आदमी झूठा है, महाराज। अकबर परेशान हो गए। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। न्यायालय के सिपाही, गवाह और दस्तावेज भी अब सवालों के घेरे में आ गए थे। राजा ने गुस्से में दरबारियों से कहा, अगर कोई एक सप्ताह में झूठ और सच में फर्क करने का तरीका न बताए तो सबकी पगार आधी कर दी जाएगी। सन्नाटा छा गया, पर जैसे ही बीरबल ने यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई। समस्या बड़ी है, पर समाधान उससे भी मजेदार होगा। अगले दिन बीरबल अपने घर की छोटी प्रयोगशाला में बैठा और एक लकड़ी का बड़ा तराजू बनवाने लगा। पर यह आम तराजू नहीं था, ये दो हिस्सों में बंटा था। एक पल्ले पर रखा जाता था व्यक्ति का बयान, यानी एक पर्ची। दूसरे पल्ले पर रखा जाता था सच का पत्थर, जिसे बीरबल ने खास जड़ी बूटियों से बनवाया था। और हर बार जब कोई झूठ बोलता, तराजू थोड़ा एक तरफ झुक जाता। ये कोई जादू नहीं, बल्कि बीरबल की चालाकी थी। उसने एक छिपा हुआ चुंबकीय तंत्र लगाया था, जिससे अगर कोई झूठ बोलता, उसका बयान हल्का दिखता और पल्ला ऊपर उठता। लेकिन ये बात सिर्फ बीरबल जानता था। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचा, अपने साथ एक बड़ा लकड़ी का तराजू लेकर। दरबारियों ने हैरानी से देखा। बीरबल बोला, महाराज, ये है सच का तराजू। अब जो भी दरबारी, व्यापारी या सैनिक किसी पर आरोप लगाए या खुद को निर्दोष कहे, उसे इस तराजू पर अपने बयान की पर्ची रखनी होगी। और अगर वो सच्चा हुआ तो तराजू संतुलित रहेगा, लेकिन यदि वो झूठ बोलेगा तो तराजू एक तरफ झुक जाएगा। अकबर ने पहले तो हंसी में बात टाल दी, पर जब बीरबल ने परीक्षण करके दिखाया कि एक दोषी नौकर का तराजू हिल गया, सबकी आंखें फैल गई। दो व्यापारी दरबार में आए। पहला व्यापारी, इसने मेरी दुकान से 20 अशर्फियां चुराई। दूसरा व्यापारी, महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने दोनों से कहा, अपने अपने बयान की पर्ची पर लिखो, मैंने चोरी की या मैंने चोरी नहीं की। दोनों ने लिखकर तराजू पर पर्चियां रखी। जैसे ही दूसरे व्यापारी की पर्ची रखी गई, तराजू झुक गया। दरबार में खलबली। बीरबल बोला, देखिए, ये झूठ बोल रहा है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया, मैंने ही चोरी की थी। पर मैं डर गया था। एक सैनिक और एक युवती दरबार आए। युवती ने कहा, महाराज, इसने मुझसे शादी का वादा किया था, फिर मुकर गया। सैनिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। बीरबल ने फिर दोनों से पर्चियां लिखवाई। इस बार युवती की पर्ची पर लिखा था, इसने वादा किया था। सैनिक की पर्ची पर लिखा था, मैंने वादा नहीं किया।
जैसे ही सैनिक की पर्ची रखी गई, तराजू झुक गया। बीरबल मुस्कुराया। अब तो तराजू ने भी कह दिया, झूठ मत बोलो। सैनिक ने सर झुका लिया। मैं डर गया था समाज से, लेकिन ये बात सच है। अकबर चकित थे। बीरबल, ये तराजू कोई साधारण यंत्र नहीं, ये तो दरबार का न्याय बन गया है। अब कुछ दरबारी बीरबल से जलने लगे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, क्या गारंटी है कि बीरबल का तराजू सही है? क्यों न इसे खुद पर आजमाए? बीरबल बोला, बिल्कुल, मैं भी तराजू पर बयान रखता हूं। उसने पर्ची पर लिखा, मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। तराजू स्थिर रहा, न एक तरफ झुका न हिला। बीरबल मुस्कुराया। जो न्याय बांटता है, उसका अपना तराजू भी साफ होना चाहिए। एक दिन सुबह खबर आई, सच का तराजू चोरी हो गया है। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर क्रोधित, इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी की? बीरबल, ये तुम्हारा इम्तिहान है। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, ये चोरी नहीं, चाल है। चोर खुद पकड़ में आएगा। बीरबल ने घोषणा करवाई, आज जो भी दरबारी, मंत्री, सैनिक या नौकर दरबार में आएगा, उसे अपनी हथेली पर सफेद रंग का फूल लगाकर आना होगा। लोग जब दरबार में पहुंचे, बीरबल ने देखा 4 लोग ऐसे थे जिनके फूल पूरी तरह सफेद नहीं थे, उन पर नीले निशान थे। असल में बीरबल ने फूलों पर गुप्त रंग लगाया था, जो पसीने या दबाव से नीला हो जाता। बीरबल ने सीधे उन 4 से पूछताछ की और उनमें से एक मंत्री ने घबराकर स्वीकार किया, मैं ही था जिसने तराजू चुराया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे झूठ पकड़े जाए। तराजू दरबार में वापस आ गया। जब बीरबल ने कहा, सच का कोई वजन नहीं होता, पर वो सब पर भारी होता है। अकबर ने सच का तराजू को दरबार के बीचों बीच स्थायी स्थान दिलवाया। अब हर नए मामले में बयान पहले तराजू पर रखे जाते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये तराजू असल में लोगों की अंतरात्मा की परीक्षा है। जब लोग जान जाएंगे कि कोई चीज उनके झूठ को उजागर कर सकती है, तो वे सच बोलना शुरू कर देंगे। और यहीं से आगरा के बच्चे एक खेल खेलने लगे। चलो, तुझे सच का तराजू पर तौलते हैं।